हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आर्शुम और आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, हिंदी की कॉपी लिखने का सही तरीका बताएंगे, जिसमें आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से भैया क्या है, देखिए 100 में से आप 90+ मार्क अचीव कर सकते हैं। ऐसे लिखना है आपको बोर्ड में कॉपी। आपको हम A to Z जानकारी देंगे, क्योंकि आज का ये वीडियो सबसे खास होने वाला है और इसी से एग्जामिनर जो है आपको बोर्ड में 100 में से 90+ मार्क देता है, जो टॉपर बच्चे होते हैं। इसी तरीक़ा से वो भी कॉपी लिखते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि कॉपी लिखने का सही तरीका बताएंगे। देखिए किस प्रकार से हमने कॉपी लिखी हुई है, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी कॉपी लिखना है। देख सकते हैं किस प्रकार से, देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा का आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। हम आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमने लिख कर लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं क्या है, ये देखिए आपका कुछ इस प्रकार से फर्स्ट पेज रहेगा, जो कि हिंदी की कॉपी रहेगी। ये है आपका कॉपी। और इंटरमीडिएट परीक्षा यानी जो खासकर क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए है, और ये डेमो कॉपी है, आप देख सकते हैं। तो देखिए परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक किस प्रकार से रहेगा, ये देखिए अंकों में, यहाँ पर अनुक्रमांक अंकों में देना है। तो 12,32,71,493 हमने अंकों में लिख दिया है। सेम इसी प्रकार से हमें परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, देखिए 12,32,71,493। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार से लिख देते हैं। आप 1 2 3 2 7 1 4 9 3 इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो हमें ये अच्छा लगा, हमने इस तरह से लिख दिया। आप वो वाला भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए विषय आपका क्या है, हिंदी। हिंदी है आपका विषय, इस प्रकार से लिख देना है। प्रश्न पत्र क्या लिखना है, केवल प्रश्न पत्र। केवल आपका क्या है, पहले 2 भागों में डिवाइड रहता था, लेकिन अब यहाँ पर आपका एक ही में आपका खंड का और खंड खा दोनों यहीं में कंप्लीट हो जाता है एक ही पेपर में। तो यहाँ पर केवल प्रश्न पत्र आपको डाल देना है। उसके बाद में देखिए क्या है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी पेपर का कोड होता है, वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर डाल दिया हमने 301 डी आया। उसके बाद में देखिए परीक्षा का दिन आपको डालना रहेगा सोमवार। तो हमने यहाँ पर सोमवार एग्जाम्पल के तौर पर ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई है। आप अपना इस पत्र में आप उसी हिसाब से कीजिएगा। उसके बाद में देखिए परीक्षा तिथि क्या है, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर क्या है 13 फरवरी 2023 द्वितीय, क्योंकि आपका जो पेपर है ये 2 बजे से स्टार्ट होकर 5:15 तक चलेगा। का आपको इस प्रकार से करना है। उत्तर पुस्तिका में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट में इसी प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो आपने ये देख लिया, समझ लिया। अब चलिए देखते हैं कॉपी किस प्रकार से लिखते हैं। ये कुछ हमारे पास मॉडल पेपर है, ये देखिए इसी प्रकार से हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कॉपी किस प्रकार से आपको लिखनी है। ये हमारा हिंदी का कॉपी जो है, देखिए क्या है, पहला ये हमारा मॉडल पेपर एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं। मॉडल पेपर ये है हमारा हिंदी, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर ही यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। पूर्णांक आपको 100 नंबर पता ही होगा, 100 नंबर का पूर्णांक होता है। समय 3 घंटा 15 मिनट पेपर में दिए जाते हैं। हिंदी साहित्य का ये आज का है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, तो ये 100 नंबर का पेपर है। 50 नंबर आपका खंड का से रिलेटेड होता है और 50 नंबर आपका खंड खा से। इसका भी हमने पेपर पूरा सोल्यूशन के साथ में बताया, तो वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, जो कि है उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। 4 विकल्प है, इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में 4 विकल्प दिए होंगे। अब इनमें से भैया हमें पता है दामोदर शर्मा है, तो किस प्रकार से कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए कॉपी में लिखने का सबसे सही तरीका क्या करना है, आपको बोर्ड में आप जाएंगे तो आप दोनों तरफ से आप स्केल की सहायता से पारना चाहें पाई तो पार सकते हैं, नहीं तो आप एक ही तरफ से ये वाला आप खींच देंगे और ये वाला आप मत खींचेगा, तब भी कोई बात नहीं। लेकिन हमें अच्छा लगा दोनों तक खींचने के लिए, तो इस प्रकार से हमने खींच दिया है। उसके बाद में देखिए क्या किया है, खंड का यहाँ पर हमने डाल दिया है। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए भाई कि खंड का यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 हमने डाल दिया है। अब जैसे यहाँ पर भैया क्या है, देखिए हमारा जो प्रश्न है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है दामोदर शर्मा, तो दूसरा हमारा सही है का। तो यहाँ पर हमने का दूसरा डाल दिया है कि दामोदर शर्मा सही है। उसके बाद में देखिए क्या है, खा नंबर कि भारतेंदु युग की पत्रिका है, तो कवि वचन सुधा भैया भारतेंदु युग की जो पत्रिका है, हमने यहाँ पर खा नंबर डालने के बाद में पहला ये डाल दिया है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जामिनर समझ जाएगा।
उसके बाद में देखिए क्या है, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान हुआ तो सन 1900 में ये कंप्लीट हो गया। और सेवा सदन के रचनाकार है तो गा और खा दोनों हमने इस प्रकार से लिख दिया है, आप देख सकते हैं। कॉपी में आप सेम इसी प्रकार से लिखिएगा क्योंकि गद्य सा आपका 5 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए क्या है, अगला है हिंदी के प्रथम आधुनिक कहानी का जो होने का श्रेय दिया जाता है भैया, तो किसे दिया जाता है? 4 विकल्प के थ्रू आपका एग्जामिनर टेस्ट लेता है तो चारों में से एक आपका रहता है। तो इनमें से भैया किशोरी लाल गोस्वामी जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हिंदी गद्य के जो आधुनिक कहानी होने का श्रेय किशोरी लाल गोस्वामी को दिया जाता है। तो कॉपी में आप राइटिंग में लिखिए क्योंकि राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी अदर पेन यूज मत कीजिए बोर्ड एग्जाम में। तो कॉपी देख सकते हैं किस प्रकार से हमने लिखी है। अब हमारा दूसरा आ जाता है, क्या आ जाता है देखिए, क्योंकि 5 प्रश्न जो हमने गद्य से रिलेटेड कर दिया, अब हमारा ये पद्य से आ जाता है जो कवि से रिलेटेड होता है। तो पद्य से है, ये देखिए क्या है, प्रश्नोत्तर 2 नंबर आपको डालना है। प्रश्नोत्तर 2 है हमारा, क्या है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। जो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, क्या नहीं है का आपका हो जाएगा कीर्तिलता, बिशल देव रासो, आल्हा खंड या पद्मावत। तो इसमें हमने लिखा हुआ है पद्मावत जो हो जाएगा, इनमें से आपका ये नहीं हो जाएगा जो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, तो पद्मावत भी हमने लिख दिया है। उसके बाद में देखिए अष्टछाप के कवियों का संबंध है तो कृष्ण भक्त शाखा से, श्रृंगार और वात्सल रस अमर कवि हैं तो सूरदास भी हो जाएंगे। और चांद का मुँह टेढ़ा रचना विधा है तो काव्य है। उसके बाद में कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये फिर सूरदास, कृष्ण भक्ति शाखा, पद्मावत। तो हमने इसको देखिए हमने इस प्रकार से लिखा है और सब का खा गा घा अड़ा से पूछा गया है तो इस पे हमने पॉइंट वाइज इसी प्रकार से लिखा है। हर तरफ आप दोनों तरफ कॉपी लिखते समय ये आपको बहुत बोर्ड एग्जाम में बातें ध्यान रखनी है कि आपको स्केल की सहायता से 2 पाई खींच दीजिए। आप इधर नहीं खींचना चाहे तो मत खींचिए, लेकिन इधर खींच दीजिए ताकि कॉपी जो है दिखने में अच्छी लगी, और अच्छी जब लगेगी तो एग्जामिनर को भी अच्छी लगेगी और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स वो देगा। तो देख लिया हमने 10 नंबर का जो है 5-5 नंबर का इसमें कंप्लीट कर दिया। 5 क्वेश्चन आपका गद्य से रिलेटेड था, 5 क्वेश्चन पद्य से रिलेटेड था। तो कॉपी हमने इस प्रकार से लिखा है, देख सकते हैं। अब चलिए अगला जो हमारा है क्या आ जाता है, तीसरा हमारा आ चुका है, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी 2-2 नंबर का आपका दिया जाएगा और 5 प्रश्न है। ये देखिए ये गद्यांश है आपका, देख सकते हैं, और इसके नीचे 5 प्रश्न है कि देखिए क्या है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है आपका प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। चौथा क्वेश्चन है आपका जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। पांचवा है राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृत में क्या क्या प्राप्त कर रही हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से है आपका। उसके बाद में देखिए अथवा लगा है, चाहे आप ये ऊपर वाला कर सकते हैं या आप नीचे वाला कर सकते हैं। दोनों में क्या है, कंपलसरी है 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और दोनों आपका क्या रहेगा, देखिए 5 क्वेश्चन होगा, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, 10 नंबर आपका गद्यांश में होगा। तो इस प्रकार से आपका गद्यांश दिए जाएंगे। तो जैसे हमें भैया अथवा लगा अच्छा लगता है, यानी हम अथवा वाला करेंगे जो ये वाला है कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों का प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करता है। तो हमें भैया इसका प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम पता है तो हमने 2 नंबर का तो ये कंप्लीट कर लिया। अब देखिए किस प्रकार से कॉपी में लिखना है। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे भैया हमें अथवा वाला करना है तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि भैया आप दूसरा वाला करने जा रहे हैं। तो एग्जामिनर को बताने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर 3 डालिए क्योंकि 3 नंबर है। संकेत डाल दीजिए कि हमें भैया ये देखिए जो नए शब्द, नए मुहावरे, 2 लाइन यहाँ से आप उठा लीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए नए शब्द, नए प्रदान करना और लास्ट के जो है जैसे प्रदान करना। अब भैया एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप अथवा वाला जो है वो आपने किया है और 10 नंबर का है आपका। तो उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। 2 नंबर का है, पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो संदर्भ में लिखना है भैया। तो संदर्भ देखिए किस प्रकार से लिखा है हमने, यहाँ पर आपको हेडिंग पहला डालने है क्योंकि पहला नंबर प्रश्न है। तो इस प्रकार से लिखिएगा, देखिए कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग क्या है। देखिए बहुत ही राइटिंग में लिखा गया है कॉपी, और सेम इसी प्रकार से बोर्ड में लिखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है।
तो देखिए, पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक प्रो जी सुंदर रेड्डी द्वारा जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से क्या है ये अवतरित है। आपका अथवा लगा है जो ये गद्यांश है भाषा और आधुनिकता, जो इसके लेखक हैं प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका 2 नंबर हो गया, फिक्स हो गया। दूसरा जो प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पर आपका रेखा खींची हुई है इसकी हमें व्याख्या करनी क्या है कि वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एक नई न्यूनतम शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा का आधुनिकता प्रदान करना है। तो ये हमारा प्रश्न है। अब इसका रेखा जो खींची हुई इसकी हमें व्याख्या करनी है हिंदी में। तो देखिए किस प्रकार से व्याख्या की हुई है। सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड में भी करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया। 2-2 नंबर आपके लिए बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी देखिए किस प्रकार से लिखी है। यहाँ पर आपको नीचे स्केल की सहायता से एक अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि दिखने में कॉपी और भी अच्छी लगी। तो देखिए क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या में कि केवल नवीन शब्द गढ़कर ही भाषा को आधुनिक नहीं बनाया जा सकता, क्या है बनाया जा सकता, वरन भाषा को आधुनिक बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हम नवीन पारिभाषिक शब्दों एवं नवीन लेखकों शैलियों पर आधारित लेखन पद्धतियों को प्रयुक्त करें। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए अब हमारा तीसरा प्रश्न आ गया है कि किन किन प्रयोगों से भाषा का आधुनिक बनती है, जो भाषा है वो आधुनिक बनती है किन किन प्रयोगों से। तो देखिए नए शब्द क्या है, नए शब्द नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से जो युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो तीसरा प्रश्न भी ये हो गया। चौथा प्रश्न क्या है देखिए भैया कि भाषा का विकास कब नहीं होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भाषा का विकास जो है पूछा गया है कि कब नहीं होता। चौथा नंबर पॉइंट डाल लीजिएगा। हमेशा याद रखिए ब्लैक स्केल से डालिएगा ताकि कॉपी और भी अच्छी लगी। और नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है काट पीट। काफ़ी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ज़्यादा काट पीट गंद मचा देते हैं, तो ये आपको नहीं करना। ज़्यादा काट पीट मत कीजिए। यदि आपका कोई भी शब्द गलत हो जाता है तो आप ऐसे एक खींच दीजिए लाइन, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये गलत है। एग्जामिनर और ज़्यादा आप ऐसे खींच देंगे तो क्या होगा, उससे काफ़ी भद्दी दिखने लगेगी। तो हमारा चौथा प्रश्न भी हो गया। अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या गया है कि नए शब्द गढ़ने मात्र का तात्पर्य क्या है स्पष्ट कीजिए। जो नया शब्द है इसके गढ़ने मात्र का क्या है, क्योंकि 5 प्रश्न है गद्यांश में, 2-2 नंबर का है, 10 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा क्लास 12 हिंदी में। तो पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एक न्यूनतमशीली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न भी हो गया। और इसी प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या और संदर्भ लिखना है। अब देखिए हमारा चौथा क्या आ गया है। देखिए क्या है चौथा हमारा है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी जो पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न है, जैसे देख सकते हैं सेम इसी प्रकार से उसमें भी है, जिसे यहाँ पर आपका कवि का हो जाएगा। और सेम सारा स्ट्रैटेजी वही रहेगा। जैसे यहाँ पर है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। जो ये आपका पद्यांश है इसके जो पाठ और कवि का नाम लिखना है। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो ये देखिए जो रेखांकित अंश की है ये नील परिधान वेश सुकुमारी। उसके बाद में अथवा लगा है। ये देखिए क्या है अथवा लगा है। आप चाहे ये नीचे वाला कीजिए या आप ये इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, तो ये वाला कीजिए। तो मैं दिखा दूं जैसा कि भैया देखिए आप किस प्रकार से पद्यांश, और हमें जैसे नील परिधान बीच सुकुमारी हमें फर्स्ट वाला करना है। तो भैया किस प्रकार से एग्जामिनर को संकेत डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संकेत एग्जामिनर को पता चल जाएगा। 2 अक्षर आप यहाँ से उठा लीजिए, उसके बाद में लास्ट वाला 2 आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है ये वाला। तो देखिए किस प्रकार से हमने लिख दिया है। ये देखिए कि नील परिधान, उसके बाद में लास्ट में हमें हो छवियान। तो इस प्रकार से आपको लिख देना। उसके बाद में क्या करना है, जो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ और कवि का नाम भैया तो नील परिधान वीच सुकुमारी। तो देखिए किस प्रकार से लिखा है। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य विभाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है। यानी ये शीर्षक जो है भैया श्रद्धा मनु से लिया गया है और इसके जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो पहला जो आपका पूछा गया था कि प्रस्तुत पाठ और लेखक का कवि का नाम बताइए, तो 2 नंबर यहाँ पर आपका फिक्स हो जाता है। संदर्भ आपने लिख दिया, 2 नंबर कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पर भी वही पूछा गया है कि निम्नलिखित देखिए क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो भैया आपको रेखा दिख रही है, जो ब्लैक स्केच से ब्लैक पेन से खींची गई है, या रेखा आपका एक दिख रहा है, ये इसी की हमें व्याख्या करनी है। यहाँ तक आप देख सकते हैं जितनी रेखा खींची गई है उसी की व्याख्या में करनी है। तो देखिए व्याख्या क्या है, देखिए क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या कि श्रद्धा क्या है, देखिए श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष, उसके बाद में ब्रैकेट में है, भेड़ की खाल धारण किए हैं, उसकी वेशभूषा में से कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर क्या है, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हमारी कह रही है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी आपका 3 प्रश्न है, आप देख सकते हैं। इनकी भी हमें एक आंसर देना है जो आपका इसी पदनाम से रिलेटेड रहेगा। 2-2 नंबर का है, 2-2 नंबर का है, आपको 10 नंबर इसमें भी दिए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो देखिए किस प्रकार से इसका आंसर दिखा रहा, देखिए मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है और नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसे दिख रही है। तो देखिए भैया उपयुक्त पंथ में उत्प्रेक्षा, रूपक और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका 2 नंबर का हो गया। और नीले वस्त्रों में अधखुला सुकुमार व कोमल अंग, ब्रैकेट में आपका क्या है, उरोज दिख रहा है, ये आपको याद रखना है। और हमारा 5वां जो प्रश्न है कि परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। तो देखिए क्या है, परिधान वस्त्र पहनावा या पहनने का कपड़ा, मृदुल यानी कोमल और कोमल शरीर, तो यहाँ पर कोमल शरीर की बात हो रही है, जल भी अथवा लगकर है, तो आप जल का भी समझ सकते हैं। तो ये हमारा जो है 5 प्रश्न हो गए, 10 नंबर का था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्या है। ये हमारा अब आ गया है प्रश्नोत्तर नंबर 5। अब यहाँ से भी आप कहा से है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं एक का करना है भैया, 80 शब्द सीमा है, 5 नंबर का होगा, यानी 2 नंबर आपको कृतियाँ का, 3 नंबर जीवन परिचय का। पहले नंबर पे हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल जी, दूसरे पे है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तीसरे पे है प्रो जी सुंदर रेड्डी यानी प्रोफेसर जी। तो किन्हीं एक का करना है, 5 नंबर दिया जाएगा भैया। तो लाइव के तौर पर हम यहाँ पर आपको एक कर दिखा दे, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल यानी फर्स्ट वाले का मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से। जैसे यहाँ पर हमने डाला हुआ क्या है, देखिए कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क्योंकि 5 का है भैया, उसके बाद में खा आएगा जिसमें कवि का जीवन परिचय होगा। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का देखिए क्या है जीवन परिचय। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। अग्रवाल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद MA PhD तथा D.Litt की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में क्या है, जो 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। अब देखिए भैया जीवन परिचय में आपको लिखना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, मैं बता दूं, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी शिक्षा क्या हुई थी, इनकी माता का क्या नाम था, ये आपको याद रखना है। बस आपको कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि जन्म स्थान आपको थोड़ा लिखना है, लेकिन जो साहित्यिक परिचय है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट, तो साहित्यिक परिचय ज़्यादा लिखना है। तो जन्म स्थान में बस आपको इतना ही, और जो भी लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिए। जैसे हमने सन 1904 ईस्वी में मेरठ में इनका हुआ था, खेड़ा नामक ग्राम में, तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया ताकि एग्जामिनर को दिखने में आए। और एग्जामिनर को भैया जब दिखने में आएगा तो नंबर तो समझ लो बौछार हो जाएगा आपके नंबरों पर, आपकी कॉपी पर, आपके सब्जेक्ट पर, जिस आप सब्जेक्ट देना हो। तो ये हिंदी की कॉपी है। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ गया है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में। तो साहित्यिक परिचय देखिए किस प्रकार से वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पंडित पूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित, यह भी हमने हाईलाइट कर दिया, देख सकते हैं, का हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य की गौरवान्वित किया है। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। ये साहित्यिक परिचय में थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना होता है, क्योंकि इनकी साहित्यिक परिचय में
आपको ज़्यादा है। हमने इसका एक डेडिकेटेड जिसमें बताया हुआ है कि किस प्रकार से आपको बोर्ड में साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है। तो जीवन परिचय कॉपी में सेम इसी प्रकार से लिखना है। जीवन परिचय में आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि ज़्यादा आप जीवन परिचय बड़ा मत कीजिए भैया। जब एग्जामिनर बोर होगा तो कॉपी में आपका नंबर भी कम होगा, उस जो आपने मार्क डिफाइड जैसे 5 नंबर का था तो 2 या 3 नंबर आगे देकर बढ़ जाएगा। तो कॉपी में आपका राइटिंग में लिखना है। राइटिंग आप देख सकते हैं, ज़्यादा काट पीट मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि काट पीट हमारी तरफ से हो ही ना। अब देखिए यहाँ पर कृतियाँ पूछी गई थी, तो देखिए कृतियाँ क्या है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, क्योंकि कृतियाँ और जो रचनाएं हैं दोनों एक ही हैं। तो देखिए निबंध में क्या है, निबंध संग्रह में कि पृथ्वी पुत्र कल्पता, उसके बाद में क्या है कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा आदि। तो ये सभी जो है आपका निबंध संग्रह, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ज़्यादा पूछा जाता था, तो आपने देखा होगा। तो उसमें ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा देखिए क्या है, शोध पाणिनिकालीन भारत, संपादन में है जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। तो ये जीवन परिचय आप देख सकते हैं, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ भी हमने दे दिया है। तो 5 नंबर एग्जामिनर भैया इस तरह से आपका दे देगा यदि आपने इस प्रकार से लिखा है। अब देखिए हमारा अगला क्या है, खा नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी जीवन परिचय देते हुए जो उनकी कृतियां हैं उल्लेख करना है। इसमें भी आपको 5 नंबर दिया जाएगा, बस यहाँ पर फ़र्क इतना रहेगा, वो लेखक का था, ये कवि का था। इसमें भी आपको 80 शब्दों में जीवन परिचय देना रहेगा। तो पहले नंबर पे हमारे भैया जयशंकर प्रसाद जी, दूसरे पे है आपका रामधारी सिंह दिनकर, तीसरे पे है भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथे पे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। भैया हम ये भी फर्स्ट वाला कर रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हम लिखकर आपको बता रहे हैं किस प्रकार से बोर्ड की कॉपी में आपको जीवन परिचय लिखना है। तो देखिए जीवन परिचय में आपको इस प्रकार से हेडिंग डाल लेना है। जैसे प्रश्नोत्तर हमने 5 डाला था, उसमें का था यानी लेखक का जीवन परिचय, अब यहाँ पर खा आ गया जो कि कवि का जीवन परिचय रहेगा। ऐसा एग्जामिनर समझ जाएगा। और जयशंकर प्रसाद इस प्रकार से आपको डाल देना है। जीवन परिचय का हेडिंग आपको इसी प्रकार से डालना है, देख सकते हैं। आपको जीवन परिचय का हेडिंग डालने के बाद में नीचे आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे तो कॉपी दिखने में प्यारी लगेगी, अच्छी लगेगी। और भैया जब अच्छी लगेगी तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और वीडियो को यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है भैया नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय में देखिए, जीवन परिचय आपको हेडिंग डाल दिए। उसके बाद में देखिए जीवन परिचय क्या है। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 1800 देखिए क्या है, छायावाद युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी क्या थे, प्रसिद्ध व्यापारी थे। और उसके बाद में क्या है, बचपन में ही इनके पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। उसके बाद में क्या है देखिए, सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं महाकवि हैं, ये याद रखिएगा। और 1889 में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और सन 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। तो हमने जैसे आपको लेखक में बताया था कि आपका जीवन परिचय में जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, इनकी कौन सी शिक्षा थी, इन्होंने कैसी पढ़ाई कंप्लीट की, तो ये सब आपको लिखना रहता है बस। तो ज़्यादा बड़ा भी आप जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का भी मत दीजिएगा। हाईलाइट जो भी आपको पॉइंट लगी वो कर दीजिएगा ब्लैक पेन से। आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी कलरफुल पेन यूज नहीं करना है। ब्लैक, ब्लू और एक स्केच का प्रयोग करना है, इससे अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय भी लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें छायावाद जयशंकर प्रसाद की विशेषताओं को बताया गया है। प्रेम और सौंदर्य इनकी मुख्य विषय है। यानी बेसिकली जो साहित्यिक परिचय में होता है इनकी विशेषताएं बताई जाती हैं, इनकी किस चीज़ में रुचि थी इनके बारे में बताया जाता है। तो ये साहित्यिक परिचय में है। तो साहित्यिक परिचय आपने देख लिया किस प्रकार से है, किस प्रकार से कॉपी में लिखना है। आपको ये बातें याद रखनी है क्योंकि कॉपी पे आपको ये बात याद रखनी कि राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आप पढ़ने में कमज़ोर भी हैं और राइटिंग आपकी अच्छी सी बैठ रही है तो समझ लीजिए भैया आपकी तो
चांदी चांदी है, सोना नहीं भैया, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइटिंग एग्जामिनर देखता है और राइटिंग भैया देखेगा, इंप्रेस होगा, काफ़ी अच्छी मार्क्स देगा। अब हमारा आ जाता है कृतियाँ। कृतियाँ भी लिखनी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कृतियाँ क्या है, कामायनी, आंसू, लहर, झरना। देखिए किस प्रकार से हमने लिखा है कृतियाँ में। ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी कलरफुल पेन यूज नहीं किया है। आपने काफ़ी वीडियोज में देखा होगा तो हमने कलरफुल पेन यूज किया है, लेकिन जो ये कॉपी है, क्योंकि बोर्ड की कॉपी है और बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखना है, तो इसमें इसी प्रकार से लिखना है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना। उसके बाद में कामायनी कहानी में देखिए क्या है, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। उपन्यास में है कंकाल, तितली, इरावती, आपूर्ण। निबंध में क्या है, काव्य और कला। चंपू में है प्रेम राज्य। ये आपका कंप्लीट होगा, देख लिए। हमारा भैया अगला क्या है प्रश्नोत्तर 6 में कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। क्या कीजिए, आपको कहानी तत्वों के पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, या आपको 5 नंबर का इसमें भी दिया जाएगा, शब्द सीमा 80 रहेगा, या अथवा करेगा। ये भी आपका अथवा या कर्मनाशक की हार की कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं क्या है, कुलदीप शायद हैं, तो इनकी आपको चरित्र चित्रण करना है कर्मनाशा के हार वाले पर। तो भैया बेसिकली हम यहाँ पर पंचलाइट का करेंगे, आपकी कहानी की समीक्षा कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से है, यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर 6 का है, तो इस प्रकार से आपको हेडिंग डालनी है, प्रश्नोत्तर 6 लिख दे रहा है, प्रश्नोत्तर संख्या। उसके बाद में लिखिए क्या है, पंचलाइट कहानी की समीक्षा। तो समीक्षा किस प्रकार से देखिए, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में क्या है, जो भैया फणीश्वर नाथ रेणु जी पंचलाइट को लिखा है कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछले गांव के परिवेश का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बहतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स, ये भी आपको हाईलाइट कर देना है, जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट कर दीजिए ताकि एग्जामिनर के नज़रों में आना चाहिए। तो पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते थे, समाज की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को ये लोग देखने के लिए टोली की सभी बालकों, औरतें और मर्दे इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट भैया जलाएगा कौन। तो 80 शब्दों में देना है, ये आपको याद रखना है। बीच में आप थोड़ा गैप कर देंगे तो शब्दों को पढ़ने में भी आसानी होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्या है, सीधे साधे लोग क्या है, जो सीधे साधे लोग हैं पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वो गांव का मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ गुलरी ने पंचों में गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, जो सिनेमा यानी फिल्मों का गाना गाकर निकलता है उसके घर के सामने से। इस कारण पंचों ने उसी जाति से निकाल रखा है। मुनिरी को पता है कि भैया गोधन जो है पंचलाइट जला सकता है, वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंचों गोधन को पुनः जाति में क्या है या बिरादरी में जात में ले लेते हैं, वो पंचलाइट को जला देता है। तो भैया ये आपका पंचलाइट कहानी की समीक्षा थी। हमने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है कि कहानी का सारांश और कहानी का उद्देश्य क्या है। तो भैया कहानी के उद्देश्य में ये रहता है कि आवश्यकता बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको भी झुका सकती है। तो इसमें जो कहानी जो पंचलाइट, इसमें कहानी की 3 मुख्य पात्र हैं, मुनरी, गोधन और गुलरी। यही आपका है जो इसमें कहानी का जो हीरो भैया वो हो जाएगा गोधन हो जाएगा, और जो इसकी हीरोइन हो जाएगी मुनरी। गुलरी इसकी माँ है, याद रखिएगा, मुनरी की माँ गुलरी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या है। देखिए हमारा 7वां प्रश्न देखिए क्या है। इसी प्रकार से आपका मॉडल पेपर रहेगा, लेकिन मॉडल पेपर कुछ अलग रहेगा, आपका ये नहीं रहेगा, उसमें आपका कुछ यूपी बोर्ड के द्वारा जारी होगा। सेम प्रश्न यही में पूछा गया था। तो देखिए क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 5 नंबर का आपका रहेगा। तो ये अथवा कर कर कोई भी आप कर सकते हैं, जो भी आप यूपी के जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो वाला कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भैया क्या चल रहा है, त्यागपति चल रहा है। तो त्यागपति भैया हमारा चल रहा है, तो त्यागपति खंड काव्य की प्रमुख नारी पात्र के चरित्र गुणों का प्रकाश डालिए, या अथवा करके त्यागपति खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र का जो चरित्र चित्रण लिखिए, तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुक्त यज्ञ है, श्रवण खंड काव्य है। तो जो आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आप लिख सकते हैं स्वपठित खंड काव्य में।
लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर क्या करने वाले हैं, त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर यहाँ में भैया अथवा लगकर जो है आपका त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर क्या है, प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। तो 8 नंबर आपका 80 शब्दों में देना है, 5 नंबर का ये रहेगा। अथवा लगकर काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो लगता हो। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर त्यागपति लगता है, तो त्यागपति का हम करके दिखा देते हैं। क्या है देखिए, अथवा लगकर लगा है, तो देखिए क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर 7 आपको संख्या डाल देना है। प्रश्नोत्तर संख्या आपको इसी प्रकार से डालना है, नीचे आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे तो कॉपी और भी अच्छी लगेगी। तो देखिए क्या है, त्यागपति खंडकाव्य प्रधान पात्र, जो प्रधान पात्र है देखिए हर्षवर्धन त्यागपति के नायक हैं। इस खंडकाव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है, संपूर्ण घटनाचक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है। कथा आरंभ से अंत तक हर्षवर्धन से ही संबंध रहती है। त्यागपति प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण निम्नवत है या निम्नलिखित है, इस प्रकार से कुछ पॉइंट के थ्रू हैं। तो पॉइंट वाला भी हमने देखिए किस प्रकार से लिखा है। याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आपका राइटिंग इंपॉर्टेंट है, और मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ राइटिंग और काट पीट, और ज़्यादा आपको गैप नहीं छोड़ना है। तो पहला पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, पहला पॉइंट आपको इस प्रकार से डाल देना है बोर्ड की कॉपी में, आदर्श पुत्र एवं भाई। क्योंकि जो हमारी कहानी के जो प्रधान पात्र हैं कौन है, हर्षवर्धन जी हैं। कहानी जो है हर्षवर्धन की ही वो आगे अगल बगल घूमती रहती है, यानी घटना चक्र इन्हीं के चारों तरफ घूमता है। तो देखिए आदर्श पुत्र एवं भाई क्या है, देखिए इस खंड में क्या है, इस खंड काव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। पिता के स्वस्थ न होने तथा माता द्वारा आत्मदाह करने की बात सुनकर वे भाव विह्वल हो जाते हैं। वे अपनी माता से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझ मंदपूर्ण को छोड़ना माँ भी जाओ, छोड़ो विचार ही मुझे चरणों में लिपटाओ। ये आपको कोट लिखना पड़ेगा, तो लिख दीजिए, नहीं आपको लिखना है तो मत लिखिएगा, कि लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। बच्चे को इस एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे का जो दिमाग है काफ़ी अच्छा चलता है, दिमाग भी है और कॉपी लिखने का तरीका भी मालूम है। तो आपको ब्लैक पेन से ये लिख देना है आपको कोट। उसके बाद में दूसरा क्या है देखिए, देश प्रेमी। क्या है, देश प्रेमी। अब देश प्रेमी क्या है, हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। उन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना की, और नहीं वरन धर्मपूर्वक शासन भी किया, देश की सेवा की। जो देश प्रेमी है हर्षवर्धन जी, क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में आपको पूरा बताना रहेगा। जो प्रमुख प्रधान पात्र हैं इन्हीं हैं। तीसरा आपका हो जाएगा अजय योद्धा। की पॉइंट के लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, क्योंकि भैया 80 शब्दों में देना है, तो 80 शब्दों में कम नहीं होना चाहिए, ऊपर आप लिख सकते हैं। तो देखिए तीसरा क्या है, अजय योद्धा। क्या है, ये अजय है। तो देखिए क्या है, हर्षवर्धन एक अजय योद्धा है। विद्रोही उनके तेज बल, क्या है, तेज बल के आगे ठहर नहीं पाते, ये अजय योद्धा है हर्षवर्धन जी। उसके बाद में चौथा है महान त्यागी। हर्षवर्धन जी जो है महान त्यागी है, इसीलिए इनका जो चैप्टर का नाम है त्यागपति है। देखिए क्या है, हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्मसंयमी है। आत्मसंयम एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण कवि ने उन्हें क्या है, त्यागपति के नाम से पुकारा है। ये आपको याद रखना है। तो त्यागपति आपका ये हो गया। उसके बाद में पांचवा देखिए क्या है, पांचवा भी पॉइंट है, श्रेष्ठ शासक। महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। तो 5 पॉइंट लिख देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा, और 80 शब्दों में लिखना रहता है। 5 नंबर आपको एग्जामिनर देकर आगे बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया, देख सकते हैं। चलिए देखिए, आ गया खंड खा, यानी अब हमने अभी तक जो हमने कॉपी में लिखा है 50 नंबर का कंप्लीट हमने पूरा कॉपी में लिख दिया है। 50 नंबर यदि आपने इस प्रकार से लिख दिया, एग्जामिनर आपको 50 नंबर दे देगा। अब हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खंड खा का, यानी खंड का पूरा सीरीज, यहाँ से अब हमारा 50 नंबर स्टार्ट होगा। तो हिंदी व्याकरण का है, देखिए क्या है, 8वां प्रश्न उत्तर देखिए क्या है। प्रश्न नंबर हमारा 8वां है, कहा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। यानी संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद और 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने के लिए दिया जाएगा। तो टोटली 7 नंबर का आपका रहेगा। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका है, ये देखिए क्या है, ये युवक मालवीय या अथवा लगकर या है इसमें, क्योंकि संस्कृत में है। तो जिस प्रकार से आपका हिंदी गद्य और पद्य में पूछा गया था अथवा लगकर, 2 आपका गद्यांश पद्यांश उसमें दिए जाते थे, सेम इसमें भी आपका संस्कृत का गद्यांश रहेगा। फर्क बस इतना रहेगा, उसमें 5 प्रश्न दिए जाते थे, 7 नंबर उसमें दिए जाएंगे। तो देखिए क्या है, या करके लगाए। तो जैसे हमें भैया दोनों में से एक ही करना है जिसमें 7 नंबर देगा एग्जामिनर। तो पहला वाला क्या है, युवक मालवीय स्क्वेनिया, क्या स्पीकियन, तो हमें ये वाला करना है। तो अब भैया एग्जामिनर को कैसा पता चलेगा, वही ट्रिक इसमें भी आपको लगाना है। क्या करना है, यहाँ अब आपको 2 अक्षर ले लेना है संकेत में। ये देखिए
युवक मालवीय। उसके बाद में देखो जो लास्ट वाला है ये वाला क्या है, सम्मान भाजनवत, क्या है सम्मान भाजनवत। तो ये वाला आपको पूरा यहाँ पर आपको लिख देना है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया आपने फर्स्ट वाला किया है। अब यहाँ पर हमें इसका संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ देखिए किस प्रकार से है, ये देखिए संदर्भ आपको इस प्रकार से हेडिंग डालना है। और इसमें बाद में देखिए क्या है कि प्रस्तुत गद्य, जो हमारा प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, ब्लैक पेन से आपको लिख देना है, संस्कृत भाग के महामना मालवीय, जो चैप्टर का नाम है महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आपका लेखक का नाम नहीं होगा, बस आपको चैप्टर का नाम बता देना है, संदर्भ आपका कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर के एलिजिबल हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। अब हमें भैया इसका हिंदी में मीनिंग निकालना है, जो ये है, तो हम ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पर पता है महामना मालवीय, तो इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो हिंदी में अनुवाद देखिए किस प्रकार से है, युवक मालवीय ने अपने ओजस्वी, क्या है जो युवक मालवीय जी हैं, अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया है, इसलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्रदान कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने, क्या है जो देश के सर्वश्रेष्ठ सेवा करने हेतु प्रेरित किया। तदनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, क्या है जो कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर वार्ता एवं उदार व्यवहार के कारण वे शीघ्र ही मित्रों तथा न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। कौन, जो मालवीय जी हैं, मदन मोहन मालवीय जी, इन्हीं के ऊपर है। तो ये आपका यहाँ तक कि जो हमारा क्या है गद्यांश को इसका हिंदी में हमें अनुवाद कर दिया है और संदर्भ लिख दिया है। तो 7 नंबर का है, आपको 7 नंबर मिल जाएगा, जो 8वां प्रश्न में पूछा गया था। तो आपको इतना ही लिखना है, 7 नंबर एग्जामिनर दे देगा। तो खंड का है, इसी प्रकार से आपको खंड खा भी डाल देना, जिस प्रकार से हमने कॉपी जब स्टार्ट की थी तो कॉपी में खंड का डाला था, क्योंकि खंड का से हमारा स्टार्ट होता है। तो 2 भागों में डिवाइड है, 50 नंबर इसमें भी आपका दिया जाएगा। तो देखिए क्या है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी जो गद्य है हमारा संस्कृत का गद्य। अब भैया आएगा पद्य या श्लोक आएगा। तो देखिए क्या है, अब हमारा वही भैया प्रश्नोत्तर का जो हमारा प्रश्न है 8 है, उसका खा आ गया है। अब देखिए खा नंबर में क्या है कि निम्नलिखित श्लोकों, क्या है श्लोक या पद्यांश रख लीजिए संस्कृत की भाषाओं में। तो यहाँ पर हम श्लोक रखेंगे, श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। सेम ट्रिक इसमें भी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 नंबर इसमें भी दिए जाएंगे, 2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का। तो देखिए ये जैसे भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाण भारती और तस्या ही मधुरा काव्य तदमाद शुभाषित। तो अथवा लगकर है, चाहे आप ये वाला कीजिए तो ये वाला कीजिए। तो में से हमें भैया जैसे ये वाला सेकंड वाला करना है, यानी अथवा लगा है तो अथवा वाले में से हमें ये वाला करना है, सेकंड वाला, क्योंकि दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, किसी पर रोक टोक नहीं है। बस ये आपको पहचानना रहेगा कि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आप ये वाला करने वाले हैं, यानी सेकंड वाला। तो जैसे हमने संकेत में इसमें भी डाल दिया है, हमने आपको हर एक उसमें बताया हुआ है कि संकेत आपको डालना पड़ेगा, जो आपको गद्य खंड में भी बताया था, गद्य में, पद्य में, उसके बाद में संस्कृत के गद्य में बताया है, उसी बाद में संस्कृत पद्य में है संकेत डाल देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने ये वाला हल किया है, ये वाला इसका हिंदी में संदर्भ है और अनुवाद है। तो इसमें देखिए क्या है, ज्ञाने मोह क्षमा सक्तो त्यागे, इसके बाद में क्या करना है देखिए संदर्भ में किस प्रकार से है। यह श्लोक हमारी, क्या है जो यह श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग की, क्या है निपार्थ दिलीप, जो निपुर्त दिलीप है नामक पाठ से अवतरित है। तो जो हमारा ये सेकंड वाला है जो है भैया निपुर्त दिलीप से, पहला आपका भाषास मुख्या मधुरा हो जाएगा, क्या है दिलीप पाठ से क्या है अवतरित है, जो कि महाकवि कालिदास की रघुवंशम के प्रथम सर्ग से एकत्रित है। तो संदर्भ आपने इस प्रकार से लिख दिया। अब इसका अनुवाद क्या है, इसका अनुवाद ज़्यादा बड़ा में नहीं देना होगा, क्योंकि ये श्लोक है, श्लोक आपका 7 नंबर का रहता है, ज़्यादा बड़ा आपको नहीं देना है। तो इसका हिंदी अनुवाद देखिए क्या है कि ज्ञान में मोह, क्या है ज्ञान में मौन, सामर्थ्य में क्षमा, ज्ञान और दान में क्या है प्रशंसारित्य गुण उस दिलीप में अनुरक्त होने के कारण सहोदर, क्या है सदोहर जैसे लगते थे। तो संदर्भ और अनुवाद आपको इसी प्रकार से लिखना है, कॉपी में प्रश्नोत्तर भी संख्या इसी प्रकार से डालना है और राइटिंग में लिखिए। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा प्रश्नोत्तर 9 आ गया है, क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों का हमें संस्कृत में उत्तर देना है। 2-2 नंबर का आपका एक प्रश्न रहेगा, तो टोटली 4 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए हमने कौन कौन से किया है,
तो देखिए ये हमने वाला किया है, जैसे ये वाला हमने किए लिया है, और ये वाला जैसे क्या है, देखिए ज्ञानमय प्रदीप केन प्रज्वलित। अब इसका देखिए क्या है, जैसे इसमें 2 ही करना था, कितने दिए, 4 दिए हैं। तो जैसे हमने किया हुआ देख लीजिए कि ज्ञानमय प्रदीप दयानंद क्या है, दयानंदेन प्रज्वलित। तो इसका आपको संस्कृत में इसका उत्तर देना था, इसका प्रश्न था बेसिकली संस्कृत का, इसका हमें संस्कृत में देना था, तो हमने दे दिया है। उसके बाद में क्या है, देखिए दिलीप कश्य प्रदेशिया राजा अस्ति। तो इसका आंसर देखिए क्या है, दिलीप क्या है, दिलीप समभग्र मूढ़ मूढ़डश्य राजा अस्ति। इसका संस्कृत में इसका अनुवाद था, तो इसका संस्कृत में हमने प्रश्न का उत्तर दे दिया। संस्कृत में पूछा गया था, संस्कृत में उत्तर दे दिया, 4 नंबर मिल जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखिए अगला क्या है हमारा, इसी प्रकार से कॉपी में भी आपको लिखना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर 10 में हमारा का है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। श्रृंगार रस अथवा करुण रस, तो हमने यहाँ पर करुण रस का भैया उदाहरण दिया है, अथवा लगा है, आप देख सकते हैं क्या है, ये देखिए अथवा लगा है। इनमें से हमें करुण रस का करना है, तो करुण रस का परिभाषा और उसका उदाहरण हम आपको देंगे। 1-1 नंबर का रहेगा, तो टोटली 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से आपका करुण रस और श्रृंगार रस का, जिसमें से हमें करुण रस करना है, तो देखिए का नंबर डाल देना है आपको। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना, जैसे शोक और करुण। अब इसका उदाहरण देखिए क्या है, उदाहरण भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उदाहरण ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 1 नंबर का परिभाषा, 1 नंबर का उदाहरण, 2 नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए क्या है, मणि खोयो भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। उदाहरण था करुण रस का, हमने बता दिया, देख सकते हैं। अब हमारा आ जाता है खा नंबर में, श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार का परिभाषा उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हम श्लेष वाला देंगे, तो इसमें इसका परिभाषा उदाहरण, क्योंकि अथवा लगा है, आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। 2 नंबर तो एग्जामिनर आपको देगा ही देगा, जो आप करेंगे दोनों में से। तो श्लेष अलंकार का देना है हमें परिभाषा उदाहरण। तो देखिए क्या है, जब एक शब्द क्या है, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो इसका परिभाषा देख लिया किस प्रकार से है। इसका हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, जिसमें हमने जो आपका रस छंद अलंकार तीनों का जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। अपने उदाहरण देखिए क्या है, रहमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। श्लेष अलंकार का परिभाषा और उदाहरण इसी प्रकार से देना है। ब्लैक और ब्लू का आपको जिस प्रकार से हमने कॉपी में लिखा है, इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, देखिए क्या है, चौपाई छंद। क्या है, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चौपाई छंद अथवा दोहा का करना, तो यहाँ पर हम चौपाई या दोहा में से किसी एक का कर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा भैया चौपाई का रहेगा, तो चौपाई वाला करके दिखा देते हैं। इसमें आपको इसका मात्रा लगाना रहेगा, परिभाषा के साथ में उदाहरण देना है। तो देखिए क्या है, चौपाई का गा नंबर है। चौपाई में, चौपाई सममांत्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। जो इसमें चौपाई छंद है, इसका परिभाषा में क्या है कि चौपाई छंद सममांत्रिक छंद है और इसके जो 4 चरण होते हैं, 4 चरण हम आपको उदाहरण के तौर पर जब समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसका उदाहरण देखिए क्या है, शिशु शब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने, और निज निज रुच सब ले ही बुलाई, सहित सने राम 2 भाई। ये उदाहरण है। अब इसमें भैया बताया क्या गया है कि इसमें 4 चरण होते हैं। एक चरण हो गया यहाँ तक आपका, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ये देख सकते हैं आप, पाई खींची हुई है ये वाला, ये फिर ये वाला। तो ये आपका 4 चरण है। इसके 4 चरण में 16-16, यानी एक चरण में 16 मात्राएं, 16-16 मात्राएं होती हैं। तो देखिए क्या है, 16-16 मात्राएं देख लेते हैं। 1 2 3 4, और जो ये आपका है एस वाला 2 है, 4 5 6 7 8, और उसके बाद में 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर आपका 16 कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें हो गया। तो 16 मात्राएं आप देख सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। इसको आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं कि 16 मात्राएं हैं कि है नहीं।
तो 2-2 नंबर का ये था आपका भैया रस छंद अलंकार। इसको हमने पूरा बता दिया है। 2-2 नंबर एग्जामिनर दे देगा यदि आप इसने इस प्रकार से लिख दिया है। इसका वीडियो हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ, यूट्यूब पर आप सर्च करके 22 शिवम स्टडी लगाएंगे मिल जाएगा वीडियो। अब हमारा भैया 11 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। पहला आपका हो जाएगा बेरोजगारी की समस्या और समाधान, सर्वधर्म क्या है सर्वभाव, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, या गोस्वामी तुलसीदास। उसके बाद में क्या है, तो ये आपका 4 दिया हुआ है, तो किन्हीं एक का करना रहेगा। तो मैं किया हुआ गोस्वामी तुलसीदास का, यानी जो चौथा है 9 नंबर एग्जामिनर आपको देगा, याद रखिएगा। तो जो निबंध होता है सबसे ज़्यादा नंबर का होता है। तो निबंध किस प्रकार से लिखना है, मेलों को आंखों देखा, यानी किसी मेले में आप गए और वहाँ का आंखों देखा वर्णन कर देना है आपको, कॉपी में अपने उसी शब्दों में लिख देना है। तो उसमें आप लिख देंगे 9 नंबर दे देगा एग्जामिनर। या बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर लिख देंगे, तो हमने भी इस पर वीडियो बनाया हुआ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम निबंध आपको समझाने वाले हैं वो गोस्वामी तुलसीदास का रहेगा। तो देखिए किस प्रकार से कॉपी में लिखना है बोर्ड की। ये आपको प्रश्नोत्तर 11 डाल देना है। उसके बाद में क्या है डालना है गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ पर आपको चौथे का करना है, तो ये वाला भी आप सिंबल डाल दीजिएगा। प्रस्तावना आपको इस प्रकार से लिखना है। प्रस्तावना में देखिए क्या है, यद्यपि मैंने बहुत अधिक अध्ययन नहीं किया है तथापि क्या है, तथापि भक्तिकालीन कवियों में कबीर, शूर, तुलसी और मीरा तथा आधुनिक कवियों में प्रसाद पंत और महादेवी के काव्य का रस क्या है, रसा संवर्धन अवश्य किया है। इन सभी कवियों के काव्य का अध्ययन करते समय तुलसी के काव्य की अलौकिकता क्या है, अलौकिकता के समझ में सदैव नतमस्तक होता रहा हूँ। प्रस्तावना में आपको डाल देना, क्योंकि गोस्वामी भैया तुलसीदास का है, जो कि रामचरितमानस की भी व्याख्या की थी। उसके बाद में देखिए क्या है इनके बारे में, जो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, तत्कालीन परिस्थितियाँ। अब देखिए क्या है इसमें, तुलसीदास का जन्म ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ था, हिंदू समाज की संस्कृति और सभ्यता प्रायः विनिष्ट हो चुकी थी और कहीं और पथ प्रदर्शन नहीं कर रहा था, जो कहीं और पथ प्रदर्शन नहीं था। तो तत्कालीन परिस्थिति जो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म था इस प्रकार से है। आपको कॉपी में भी इसी प्रकार से लिखना है। चलिए दिखा देता हूँ क्या है। संस्कारों की भ्रष्टता भी चरम सीमा पर पहुंच गई। इसके अतिरिक्त तलवार के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। सर्वत्र धार्मिक विषमताओं का तांडव हो रहा था। उसके बाद में चौथा पॉइंट में क्या है, तीसरा पॉइंट में तुलसीदास की रचनाएं। यहाँ पर आपको पॉइंट वाले में सिंबल में ये वाला लगा दीजिएगा। आप इस प्रकार से भी डाल सकते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो इससे भी एग्जामिनर समझ जाएगा, इसी से भी समझ जाएगा एग्जामिनर। ये आपको याद रखना है, पॉइंट लिखते समय आप नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर का फोकस जाए, एग्जामिनर का ध्यान उस पर पड़े, उस हेडिंग पर। तो तुलसीदास की रचनाएं में क्या है, देखिए तुलसीदास जी द्वारा लिखित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। ये ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामलला, नहुछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बारहवैया क्या है, बारहवैया काफ़ी पॉपुलर इनकी रचनाएं हैं। रामायण, वैराग्य, संदीपनी क्या है, संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली तथा रामाज्ञा, प्रश्नावली। तुलसी की ये रचनाएं विश्व साहित्य की अनुपम निधि हैं, यानी ये विश्व में भी विख्यात हैं। तो तुलसीदास की रचनाएं में आपको ये प्रकार से लिखना है। अब देखिए भैया तुलसीदास की निष्काम भक्ति भावना, क्योंकि 250 वर्ड में एक निबंध आपको बोर्ड में देना होगा, चाहे आप हाई स्कूल का दीजिए या इंटरमीडिएट का दीजिए। 9 नंबर का रहेगा दोनों में। इनमें भी आपको 250 शब्दों में लिखना है, उसमें भी। बस आपको एग्जामिनर को ये समझ में आना चाहिए कि 2 से 2.5 या 3 पेजों में आपने लिखा है, इतने में आपने लिखा है, एग्जामिनर समझ जाएगा, 9 नंबर देकर बढ़ जाएगा। बस आपको कॉट पीट नहीं करना है, पॉइंट वाइज लिखिए आंसर। देखिए तुलसीदास की निष्काम भक्ति भावना में क्या है, सच्ची भक्ति वही है जिसमें लेन देन का भाव नहीं होता है। भक्त के लिए भक्ति का आनंद ही उसका फल है, यानी जो भक्त का आनंद ही उसका क्या है, तुलसीदास की निष्काम भक्ति भावना का फल है। तुलसी के अनुसार क्या है, देखिए भैया तुलसी के अनुसार एक उनका वो है कोट, मोसम दीन दीन हित क्या है, मोसम दीन न दीन हित तुल समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मानी हर्षु विषम भवभीर। तो ये तुलसीदास के अनुसार एक उनका एक मत है, या उनका एक दोहा रख लीजिए। उसके बाद में क्या है, देखिए तुलसी की समन्वय साधना तुलसी के काव्य के सर्व प्रमुख विशेषता, उसमें निहित समन्वय की प्रवृत्ति है। भैया जो हमने ये आपका मॉडल पेपर दिखाया है आपको, इसमें जो आपका जो
निबंध है कोई भी पूछा जा सकता है, बस कॉपी में हमने बताया है आपको, एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया कि निबंध इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है यही नहीं कि आपका यही पूछा जाए, लेकिन इसी प्रकार से बोर्ड की कॉपी में आपको पॉइंट वाइज लिखना है जिस प्रकार से हमने लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या है, समुख क्या है, तुलसी की समन्वय साधना तुलसी के काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता उसमें निहित समन्वय की प्रवृत्ति है। का नंबर में देखिए क्या है, सगुण निर्गुण का समन्वय। जब ईश्वर के सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों में संबंधित विवाद, तो तुलसीदास ने कहा क्या है, जो तुलसीदास ने कहा क्या कहा, देखिए शगुन ही अगुना ही नहीं कुछ भेदा, क्या है, शगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, अब गवाह ही मुन पुराण बुध छेदा, बुध सीधा। इस प्रकार से आपको काली पेन से लिख देना, ताकि ये भी आपका जो इनका दोहा है ये भी काफ़ी बेटर है, क्योंकि भैया जैसा ये आपका तुलसीदास जी का है निबंध, तो उनमें आपको पूरा इनका एक्सप्लेन करना रहेगा पूरी जानकारी। खा नंबर में देखिए, कर्म ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय। तुलसी की भक्ति मनुष्य को संसार से विमुख करके आक्रमणीय बनाने वाली नहीं है, उनकी उनकी क्या है, उनकी भक्ति जो सत्कर्म की प्रबल प्रेरणा देने वाली है। साहित्यिक समन्वय में देखिए 11 नंबर में कि साहित्यिक क्षेत्र में भाषा, छंद, रस एवं अलंकार आदि की दृष्टि से तुलसी ने अनुपम समन्वय स्थापित किया। उसके बाद में देखिए क्या है, तुलसी के दार्शनिक विचार। तुलसी ने किसी विशेष वाद को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने वैष्णव धर्म को इतना व्यापक रूप प्रदान किया कि उसके अंतर्गत शैव, शाक्त क्या है, शैव, शाक्त और पृष्ठमार्गी भी सरलता से समाविष्ट हो गए। उपसंहार में देखिए क्या, उपसंहार में तुलसी ने, अब हमारा भैया पूरा कंक्लूजन निकलने वाला है, जो निबंध हमने बताया गोस्वामी तुलसी के बाद में पूरा हमने 2 से 3 पेजों में बताया इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि 250 शब्दों में देना है, 9 नंबर का है। अब इसका पूरा कंक्लूजन यानी पूरा इसका निचोड़ निकलने वाला है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी का निबंध में है। देखिए क्या है, तुलसी ने अपने युग और भविष्य, स्वदेश और विश्व तथा व्यक्ति और समाज आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण सामग्री दी है। अब इसमें देखिए जो इनका एक दोहा है, बनि पावन क्या है, बनि पावन भाव की भूमि भली हुआ भावुक भावुकता का भला, और कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी भी कला। क्या है, कविता करके तुलसी न लसे और कविता लसिपा तुलसी की कला, अपना प्रिय कवि मानने को विवश हो जाता है। यदि यही सब सुनने के बाद में, यही सब इनकी विचार और इनकी जो भावनाएं हैं हमारी प्रति, ये सब गोस्वामी तुलसीदास की बातें सुनने के हमारे प्रिय कवि मानने को क्या है, विवश हो जाता है। बोर्ड एग्जाम में इनका भी एक जयशंकर प्रसाद जी का पूछ लिया जाता है कि हमारी प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में निबंध लिखिए, तो ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बताइए। तो निबंध में भैया आपको बस इतना ही लिखना था, ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्या है। 12 नंबर आ चुका है और 12 नंबर से हमारा स्टार्ट हो जाता है सारा खेल, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो 1 नंबर का होता है। तो भैया पहला आपका है का नंबर, पहला प्रश्न, पावक का संधि विच्छेद होगा। तो भैया पावक का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, जो पावक का सही संधि विच्छेद होगा बताइए हमें। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, इनमें से आपका ये हो जाएगा, ये देखिए पोधन क्या है, पोधन अका हो जाएगा। इनमें से आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने कॉपी में लिखा है। उसके बाद में देखिए प्रेजिते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो प्रेजिते का आपका भैया प्रेधन एजते हो जाएगा। ये देखिए क्या है हमने लिखा हुआ है। उसके बाद में देखिए संधि विच्छेद में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पुस्तकालय में संधि है भैया, तो भैया आपका स्वर संधि क्या हो जाएगा, स्वर संधि पुस्तकालय में बा हो जाएगा सही ऑप्शन। 1-1 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव है आपका, कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें भी हमने देख सकते हैं स्वर संधि। तो देखिए हमने स्वर संधि जो है बता दिया, जो तीसरा हमारा 3 संधि बेसिकली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 1-1 नंबर का होता है, हमने बता दिया है। अब देखिए हमारा क्या आ जाता है अगला, देखिए यहाँ पर खा वाला स्टार्ट हो जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। जो साहित्यिक हिंदी का है उसी का हमने कॉपी लिखना बताया है, जो सामान्य हिंदी वाले होंगे वो अपना अलग से दिखाएंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो ये देखिए हमारा 2 या 3 रहेगा, देखिए क्या है 3 रहेगा, मैं दिखा दूँ, ये आपका 3 रहेगा, किसी एक का करना रहेगा। तो भैया जैसे हमने यहाँ पर क्या करना है, ये वाला हमें करना है। जैसे फर्स्ट वाला हमें क्या है प्रत्येकम का करना, सा वाला का करना है हमें। तो सा वाला का कर हम समास विग्रह दिखा देते हैं किस प्रकार से है। तो प्रत्येकम का है, देखिए क्या है,
प्रत्येकम का एकम एक प्रति आपको अनवयव भाव हो जाएगा, जो इसका समास विज्ञा है का नाम लिखे तो अवयव भाव जो इसका समास का नाम है एकम एक प्रति प्रत्येकम का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा, क्योंकि आपका समास का नाम के लिए भी है, तो 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब भैया हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या, देखिए हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से अलग प्रश्नोत्तर नंबर 13 स्टार्ट हो जाता है, जिसको क्या है आत्मन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप लिखिए। जो आत्मन शब्द है इसका आपको द्वितीय बहुवचन रूप लिखना है। तो देखिए क्या प्रश्नोत्तर नंबर 13 में क्या है, 13 का पूछा गया है। तो इसमें भैया क्या है आत्मान क्या हो जाएगा, आत्मन हो जाएगा। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इनमें से आपका ये वाला हो जाएगा आ वाला, 1 नंबर का प्रश्न है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये देख लीजिए कॉपी में इसी प्रकार से लिखना है, जिस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है फर्स्ट में लिखा था, जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था उसमें यदि आपने देखा होगा तो इसी प्रकार से हमने लिखा था। उसके बाद में देखिए अगला क्या आ जाता है हमारा, ये देखिए दूसरा हमारा नामन शब्द चतुर्थ विभक्ति के बहुवचन का रूप लिखिए। जो नामन शब्द इसके जो चतुर्थ विभक्ति है इसके बहुवचन का रूप लिखना है। तो देखिए क्या है नामभ्या हो जाएगा भैया नामन शब्द का, तो नामभ्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको 1 नंबर दे देगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, बस आपने डाल देना है। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने एक इसमें वीडियो बनाया है कि आपको द्वितीय शब्द वचन बहुवचन किस प्रकार से आपको, या इसका जो आपका बेसिकली जो ये होता है शब्द रूप, हमने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 6 टॉपिक कवर किया है। तो वो वीडियो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गया खा नंबर, ये भी आपका 1 नंबर का है। ये शायद आपका धातु रूप रहेगा, क्या है अस्ता धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो इसमें से चारों में से कौन होगा एक बताना है। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा त्रिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अस्ता धातु लोट लकार त्रिष्ट एक वचन रूप होगा। ये आपका कंप्लीट होगा। हमने कॉपी में इसी प्रकार से लिखा है, क्योंकि खा नंबर का था, ये आपको याद रखना है 13 का खा। उसके बाद में देखिए क्या है इसका दूसरा प्रश्न पूछा गया है पिबताम अथवा नित्वा का धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। तो देखिए क्या है भैया पिबताम का, भैया हमने जैसे यहाँ पर पिबताम वाला किया है तो पा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष दिग्वचन का रूप पिबताम हो जाएगा। ये वाला हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये आपका हो जाएगा जो पिबताम अथवा धातु जो वचन है इसमें पा हो जाएगा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष दिग्वचन रूप पिबताम। ये आपने देख लिया, ये कंप्लीट होगा। उसके बाद में गा नंबर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। किसी एक का करना है, धातु का प्रत्यय का जो योग है ये आपको स्पष्ट करना है। तो इनमें से देखिए क्या है गा नंबर है आपका। तो जैसे हम यहाँ पर गत वाला करते हैं, क्या है 1 नंबर का है, गत वाला करके दिखा देते हैं। तो गत का गम धातु प्लस कत्वा, यहाँ पर आपका धातु पहचानना है, प्रत्यय करना है बेसिकली, जिससे महत्वपूर्ण का महत्वा। उसके बाद में स्वागतम के तो स्वागता त्वा, तो ये आपको याद रखना है। तो गत का हमने गम धातु प्लस त्वा लिख दिया है, ऑप्शन में भी ये था। उसके बाद में देखिए क्या है दूसरा कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। किसी एक का हमें प्रत्यय लिखना है भैया। तो ये देखिए क्या है प्रभुत्ता। तो यहाँ पर हम प्रभुत्ता वाला करके दिखा देते हैं, 1 नंबर का है। किसी एक का करना रहेगा, 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो देखिए प्रभुत्ता का कर देते हैं, प्रभु शब्द प्लस त्वा। तो इसमें भी आपका 2 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर का ये है। बस आपका जो हिंदी व्याकरण में संध जो रहता है 3 नंबर का रहता है, 1-1 नंबर का, और सारा 2-2 नंबर से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या आ जाता है। देखिए घा नंबर हमारा आ गया है रेखांकित पदों पे, क्या है रेखांकित जो पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त क्या है प्रयुक्त विभक्त तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। किसी एक का करना है, 2 नंबर दिया जाएगा, ये ऑप्शन है। तो इनमें से जैसे भैया हमें करना क्या है, ये वाला करना है सा वाला श्री गणेशाय नमः। इसके क्या करना है पद में क्या है किसी पदों पर किसी एक पद की प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख करना है। तो कृष्णाय नमः का देखिए किस प्रकार से हमने कॉपी में लिखा है। नियम आपका क्या हो जाएगा नम, क्या है नम श्वासिस्त स्वाहर्स्वध्या। उसके बाद में लव पष्ट लव षष्ट योगाच सूत्र चतुर्थ विभक्ति है। ये आपका हो जाएगा नियम। आपका सूत्र इसी प्रकार से श्री गणेशाय का देना है। पद भी हमने बता दिया, इसका हमने सूत्र चतुर्थ विभक्ति है, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सप्लेन हमने बिल्कुल डिटेल में कर दिया है। अब हमारा आ जाता है लास्ट वाला मॉडल पेपर का प्रश्नोत्तर 14 कि निम्नलिखित में से किसी क्या है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में अनुवाद दीजिए। हिंदी में है, अब इसका हमें संस्कृत में करना है। हमने जो आपको बीच में वीडियो में बताया था संस्कृत में उसका प्रश्न का उत्तर था, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए जैसे यहाँ पर भैया हम जैसे बा वाला कर रहे हैं, बा
और सा वाला कि गांव के चारों ओर वृक्ष। तो कॉपी में किस प्रकार से लिखा देखिए, ग्रामापरित वृक्ष संत। क्या है, ग्रामापरित वृक्ष संत। उसके बाद में देखिए क्या है, मैं तुम, क्या है, मैं तुम और कृष्ण विद्यालय जाते हैं। तो मम कृष्णा सहित विद्यालय गच्छति भैया। तो दो दो नंबर का था भैया। हिंदी संस्कृत में इसका अनुवाद करना था, हिंदी में इसका अर्थ था, संस्कृत में करना था। तो हमने संस्कृत में कर दिया, देख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट वाला था जो कि 14 नंबर प्रश्न था। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा जो है आपका 50 नंबर इसमें भी कंप्लीट कर दिया है। 50 नंबर हिंदी व्याकरण का, 50 नंबर गद्य और पद्य का। तो देख सकते हैं हमने कॉपी किस प्रकार से लिखी है और पूरा जो मॉडल पेपर है इसको भी हमने हल करके बता दिया है। तो कॉपी लिखने का जो सही तरीका है आज की इस वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा आपको बताया है, जो कि 100 नंबर कंप्लीट करा कर रहेगा हिंदी की कॉपी में। तो ये इस प्रकार से आपको हिंदी की कॉपी लिखना है। जो भी आप सब्जेक्ट का और भी वीडियो कहेंगे कॉपी से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए, तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे, बस आप कॉमेंट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो को हमने यहाँ तक पूरा सॉल्व कर दिया है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, जो कि हिंदी की कॉपी से रिलेटेड था कि हिंदी की कॉपी को किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखी, पूरी जानकारी आज की वीडियो में हमने दी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। यदि आप कहेंगे और भी सब्जेक्ट पर कॉपी पर वीडियो बनाने के लिए तो और भी बनाएंगे, बस कॉमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पर अभी नए तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।